बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल हमारा 4 से 5 पॉइंट के स्टार्टिंग जो होते हैं वो हमें स्थिति बताते हैं। बोले कैसे? जो क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं वो क्या होते हैं कि भारत की स्थिति, भाई जिस देश में मैं रहता हूं, आप रहते हैं, उस देश की स्थिति ग्लोब पर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात करें कि जो हमारा पृथ्वी है ये गोल है। मैं मान लेता हूं इसको पृथ्वी। अगर मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता हूं तो ये नॉर्थ में बढ़ जाती है, साउथ में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। हमें याद रखना है कि भारत जो है हमें हमारा कहां पर है, यहां पर है। याद ये रखना है कि भारत यहां पर है तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध के किस पार्ट में है? ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है। तो ये बात तय हो गई कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है? ये फैक्ट यहां पर आपको क्लियर रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत दोस्तों, मैप से मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है या चतुष्कोणीय है। बोले कैसे? चतुष्कोण का मतलब क्या होता है? चतुष्कोण का मतलब होता है जिसमें 4 कोण हो। सिंपल सी बात है। बोले कौन सा? एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। तो आप तय हो गए, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई चतुष्कोणीय को मैं रटूंगा थोड़ी ना, मुझे पता होगा कि भारत का नक्शा 4 कोने वाला है, 4 कोण वाला है ना? तो इसलिए मुझे चतुष्कोणीय कहा जाता है, यानी भारत को चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है डीप में पूछ लिया जाए। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है एग्जाम फैक्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बोलो सर कैसे? मैंने कहा यह एक लाइन आपको थोड़ी देर के लिए सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर मैं आपसे यह बोल दूं कि यह बताओ कि दुनिया में दूसरा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आप हो सकता है ना बता पाओ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति है दूसरा। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज में भारत है 7वें नंबर पर। यह कंफर्म है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो हम सभी आपको सारे फैक्ट को यहां पर क्लियर कराते चलें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान, एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के आधार पर। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है रूस। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि यह जनसंख्या में। दुनिया में दूसरा देश हमारा जनसंख्या के अनुसार है भारत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जा चुका है। 2035 तक जो है भारत सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन को पछाड़ देगा पॉपुलेशन में। द्वितीय में कनाडा आता है, चीन आता है यहां पर क्षेत्रफल में, ऐसे ही यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत हमारा 7वें नंबर पर आपका कौन सा है, क्षेत्रफल में है, एरिया वाइज में है, और दूसरे नंबर पर हमारा है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा, भारत मैंने कहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत चतुष्कोणीय है, और भारत की बात करें तो भारत पॉपुलेशन में यहां पर क्या है, 2nd नंबर पर है, और एरिया में हमारा क्या है, एरिया में है 7th नंबर पर। याद ये रखना है कि भारत की जनसंख्या हमारी 121 करोड़ के पार, यानी 2011 के अनुसार। अब हम 2021 की बात करें तो 2021 में जनगणना होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 2021 हमारी जनगणना के लिए है, और अगली जनगणना 10 साल बाद होगी 2031 में। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जनगणना कितने साल बाद होती है, 2011 में हुई तो 2021, 21 में हुई तो 31, 10 साल बाद होती है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखिए, भारत मैप के अनुसार क्षेत्रफल हम बताते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। देखिए, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। अगर यह भारत है तो यह विश्व का कितना भाग कवर करता है? विश्व कितने परसेंट में है यार? 100% में है।
और इसी 100% में इंडिया भी होगा। अगर इंडिया है तो यह बताओ कि इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, तो 3287,263 इतना याद कर लेना है, कोई लाख वाख करोड़ का झंझट नहीं। 3287,263 इतना दिमाग में रखना है, या 32.8 वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है आपके ऑप्शन पे। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व का भारत जो क्षेत्र है वो कितना घेरे है, 2.4%। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2.42। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं ऑप्शंस में केवल 2.4% ही ऑप्शन में आया है, इसलिए इस वैल्यू को भी 2.4 ही माना जाता है। परेशान मत होना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी रहती है, अगर एरिया कवर करता है 2.4% का, तो यार पॉपुलेशन कवर करता है 17.5% का, क्योंकि एरिया में है 7वें नंबर पर और पॉपुलेशन में है दूसरे नंबर पर। तो पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें अकेले अकेले भारत में 17% लोग रहते हैं, यानी 17.5 लोग, 17.5%, ठीक है ना, यानी 100 में 17 लोग भारत के हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहां पर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बता देना चाहता हूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि यह आपका हमारा पश्चिम है और यह हमारा पूर्व है, यह हमारा दक्षिण है, यह हमारा उत्तर है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो हमारा कितना है, 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और हमारा 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, यहां पर गुजरात है और यहां अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। सारे फैक्ट मैप के साथ कवर करेंगे। ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर पहली बार वीडियो मिलेगी जो आप कह नहीं सकते कि हमारे लिए कुछ सर ने किया नहीं। राष्ट्रहित में पूरा पढ़ाता हूं, डेमो में नहीं देता हूं, याद रखिएगा। इसलिए एटीट्यूड अपने अंदर रखो, और वो भी सिलेक्शन वाला। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और याद ये रखना है दोस्तों, यहां पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है। एक हमारा नॉर्थ पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं? नहीं, यह गलती मत करना। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, जो साउथ का पार्ट है। और नॉर्थ में दोस्तों इंदिरा कॉल है, याद रखना है। ऐसे ही आपके पूर्वी बिंदु पूछा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, किवतु है, इसको बलांगू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवथु या बलांगू है, किस राज्य में है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु का मतलब है कि यह पूर्व में था तो पश्चिम हमारा गुजरात में होगा, तो यानी गुजरात में है। तो यह क्लियर हो गया कि पश्चिमी बिंदु भारत के किस हिस्से में आता है, तो गुजरात में आता है। और कौन से जिले में, कच्छ जिले में आता है। नाम क्या है, नाम है गौरा मोता, जीएम लिख लीजिएगा, गौरा मोता। ठीक है, आगे बात करें। ऐसे ही मैंने अभी ऊपर आईसी लिखा था, याद आया, और नीचे आईपी लिखा था। मैंने कहा अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है और जिसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी आईसी। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यह वाला बिंदु आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट पता था, लेकिन आज और दो डिटेल हम जोड़ना चाहते हैं कि इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन्स पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह कहां पर है दोस्तों, यह रहा हमारा निकोबार द्वीप समूह, यह हमारा रहा यहां पर अरब सागर का लक्षद्वीप। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में यहां पर बे ऑफ बंगाल है और यहां पर अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के साथ लक्षद्वीप आता है, और बंगाल की खाड़ी के साथ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। किसकी है, यहां से पिगमिलियन पॉइंट की दूरी अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा होती 0 डिग्री, तो 876 जब हम किलोमीटर तय करेंगे तो हमारा भारत पड़ जाएगा।
मेरी बात समझ रहे ना? यानी पूरे अगर विश्व को देखा जाए तो भारत यहां पर है, और 8 से 76 किलोमीटर अगर हम यहां से चलेंगे तो 876 किलोमीटर के बाद हमारा भारत पड़ जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट। आगे हम बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय दोस्तों ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तीनों तरफ, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, हम कहते हैं कि 3 तरफ से घिरा खंड प्रायद्वीपीय कहलाता है, और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ, इधर पाकिस्तान चाइना है, इधर नीचे पानी से, यानी 3 तरफ से अगर कोई भी चीज घिरी हुई है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिएगा इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, और इधर वाला लैंड भूमि है, ठीक है ना? यानी 3 तरफ से भूमि को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भूमि। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमने अभी आपको बताया था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन दक्षिण भाग की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका नाम है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। जब दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिण भाग पूछे तो केप कोमोरिन कहां है? तमिलनाडु के शिखर पर स्थित है। क्लियर है? तमिलनाडु स्टेट नहीं भूलना। भारत की स्थल लंबाई, स्थल का मतलब होता है कि जो भूमि दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो स्थल होती है, और जो तटीय भूमि होती है जो पानी से लगी हुई है। भारत की स्थल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो तटीय भूमि है द्वीपों को लगाकर 7516 किलोमीटर है, और द्वीप को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है। तो भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को ऐसा भी लिखा जाता है, परेशान मत होना, और देशांतर हमेशा लेना है, अक्षांश नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा जीएमटी पर रिलेट करता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी का मतलब होता है जो टाइम जोन होता है वो हमेशा लेटिट्यूड पर ना होकर लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ठीक है ना? खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, और जितनी बड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं। खैर हम इनको बाद में बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, किताबों में भी नहीं दिखा होता है, किताबों में भी बहुत मुश्किल में मिलता है। किताबों में केवल इतना ही मिलेगा 82.5 डिग्री, लेकिन किताबों में यह नहीं मिलेगा कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन यह बताओ कि भारत की जो मानक समय है, भारत में कितने मानक समय? एक मानक समय। कहां से गुजरता है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद। तो यार याद रखो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे हम काट देते हैं तो ये 82.5 डिग्री हो जाता है। यही वाली रेखा में जितने राज्य आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? मानक रेखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या हैं? मानक समय के अंतर्गत 5। अगर पूछा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की अभी मैं बात करूंगा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल ये वाला आपने टाइम जोन वाला पढ़ लिया। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है भारत और जीएमटी के बीच, जहां पर मानक समय स्टार्ट होता है। याद भी यह भी रखना है कि 5.5 घंटे पीछे है या आगे। तो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है। क्या है? आगे है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें। अगर मैं बात करूं, अभी भाई हमने यही पूछा था आपसे कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है वह कितने भारत के राज्यों से गुजरता है? तो आपने आंसर दिया 5। अब वो 5 कौन कौन से राज्य थे वो मैंने आपको मैप से बता दिया, उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की हम बात करें। खैर, लेकिन जब भी क्वेश्चन में मानक समय और कर्क रेखा के बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कर्क रेखा अलग से गुजरती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, मानक समय ऐसे गुजरता है। ये मानक समय है और ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है और मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पर। तो ये फर्क है यार। ठीक है? अगर मैं बात करूं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? हम अगर इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आएगा लगभग, ये लगभग आएगा, ड्रा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे राज्य 8 हैं। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो आपको यार 8 तो आने चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाओगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश दे दिया हो, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। तो पहली बात, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है। आगे बात करें, आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्वेश्चन में कई बार बहुत ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा नगरीय राज्य कौन सा है। नगरीय राज्य का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नगर के विकास की तरफ बढ़ा है, यानी सबसे ज्यादा नगरीय राज्य है वो है हमारा गोवा। गोवा की बात करें, मैप में अगर देखा जाए गोवा कहां पर है, तो गोवा ये रहा। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है ना। सिंपल सी बात है। गोवा कैसा है? तटीय इलाका है। अगर बात करें कि गोवा कैसा है? नगरीयकृत इलाका है, यानी राज्य है। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अगर ज्यादा है तो गोवा है, अगर कम है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है धर्मशाला। क्वेश्चन में कई बार आया है कि धर्मशाला स्टेडियम किस राज्य में है। आगे हम बात करेंगे, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। यहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा। मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर भी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में है। यह आपको बताना है कौन सा है। मैं आपको बताता हूं, इंदौर की बात हो रही है। भारत का सबसे कम वन वाला, अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया नगर का ज्यादा वाला गोवा है, नगर कम हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में। भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र माशानिराम है और स्टेट मेघालय है। क्यों? क्योंकि भारत का माशानिराम क्षेत्र मेघालय के क्षेत्र में पड़ता है और यहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो वनों की बात करें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे आवनूस, रोजवुड वगैरह। फिलहाल ये चीजें आपको याद अभी नहीं करनी है, जो एग्जाम में आए वो चीजें केवल स्क्रीन पर लिखी हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका लेह है। याद रखना है कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर 15 जो है कितनी 15 से आपकी 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि उधर माशानिराम में 200 सेंटीमीटर की बात करें, यहां पर मिली ml की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अरावली पर्वत की बात करें जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों चीजें हमने बताई हैं। हमने दो फैक्ट लिए हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा और सबसे ज्यादा के अलावा सबसे कम वन, सबसे ज्यादा वन वाले और सबसे कम नगरीय और सबसे ज्यादा नगरीय वाले। ये 4 पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर लिए हैं। यानी अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है, और हिमालय पर्वत सबसे न्यू है। तो न्यू की बात करेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देशों से हम क्वेश्चंस करते हैं कि भाई क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आता है कि इंडिया बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया बिटवीन चाइना, तो ये सारे युद्ध हमसे छिड़े ही रहते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर, ये वार हो गया, वो वार हो गया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और भारत के कितने राज्य किन किन देशों से टच होते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि भारत की कुल लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी कि स्थल लंबाई 15,200 है और सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी केवल इतना याद रखना है, केवल इतना तो याद ही रखना। ये आप भले ही भूल जाओ इसको, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत की तटीय रेखा मैंने आपसे पूछा था कि भाई द्वीपों समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल अगर तटीय इलाके यानी केवल अगर द्वीप को छोड़ दिया जाए तो वो कितने हैं? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है द्वीप को छोड़कर, केवल प्रायद्वीपीय भारत जो है। और अगर पूरे स्थल जो है पार्ट की बात करें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैप में देखें कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगर क्वेश्चन में यह आ जाता है कि यह बताओ कि भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, बहुत बार पूछा गया है।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही पूछा है जो मैं कह रहा हूं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो यह रहा गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद ये रखना है दोस्तों कि गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कपासी मिट्टी होती है जिसमें कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं लौटकर कि भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा। तीन तरफ का मतलब कैसे है? एक तरफ ये वाला, एक तरफ ये वाला और एक तरफ ये वाला, है ना। ये पूरा बांग्लादेश है। जितना नीला नीला दिख रहा है ये पूरा बांग्लादेश है और जितना ये पीला वाला दिख रहा है ये हमारा त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूं तो तीन तरफ से कौन सा गिरा है, तो आंसर आप फटाक से मार दोगे कि भैया त्रिपुरा है। किस देश से गिरा है? बांग्लादेश से गिरा है। अब क्वेश्चन की बात आती है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी हमारा महान भारत कितने देशों से टच होता है। दिमाग में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यानी भारत जो है मिट्टी की भूमि से, स्थल भूमि से कितने देशों से लगता है, तो वो उसका आंसर होगा 7 कंट्री जो हैं वो भारत की स्थल सीमा से थल सीमा से जुड़ते हैं। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। बोले कौन? पाकिस्तान पहला, चाइना दूसरा, नेपाल तीसरा, बांग्लादेश चौथा, भूटान पांचवा और म्यांमार छठा। एक और बचा है। एक की बात करें कौन हो सकता है? क्या नेपाल हो सकता है? नेपाल हो सकता है। तो नेपाल तो आपने पहले से ही देख लिया यार, इतनी जल्दी सेंस खो बैठोगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कहां पर लगता है? यहां पर लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या करता है, टच करता है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है ना। बाद बाकी पाकिस्तान और चाइना लगभग लगभग ज्यादा करता है और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो बांग्लादेश लगाता है सबसे ज्यादा किलोमीटर में। क्लियर है? और सबसे कम कौन लगाता है? तो सबसे कम लगाता है भैया 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान। यही मैं बताने वाला हूं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पहला पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर बता दिया है मैप के साथ। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर मैंने अभी बताई है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि 80 किलोमीटर। आप सभी को याद रखना है कि 80 किलोमीटर और 106 किलोमीटर के बीच में ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी 100 किलोमीटर दे देगा, तो आप किताबों को गलत नहीं मान सकते, ठीक है। भारत के दो पड़ोसी देश जो भारतीय तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी याद रखिएगा भारत के ऐसे दो समूह कौन से हैं जो भारत के पानी वाली सीमा से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको भूमि वाले इलाके से बताया है कि 7 देश भारत की सीमा से जुड़ते हैं। अब आपको यह बताना है कि भारत के दो ऐसे देश कौन से हैं जो भारत की तटीय इलाके से जुड़ते हैं, यानी तटीय सीमा से जुड़ते हैं, जहां पर हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आप जानते हो पाक स्टेट से अलग होता है, जहां पर मन्नार की खाड़ी है ना, रामेश्वरम है। ऐसे ही अगर बात करें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तटीय इलाके में। मालदीव हमारा कहां पर है? मालदीव श्रीलंका का इधर है, तो मालदीव हमारा कहां पर है? यहां पर है। मालदीव भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें यहां पर अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि ऐसे देश जो जल और थल से दोनों से सीमा बनाते हैं, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में यह भी आ सकता है, मैं देखो यहां पर थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा और कोई भी बच्चा ये ना कहे कि ये मुझे कठिन लग रहा है तो एग्जाम में नहीं आएगा। अरे भाई रख दिया। अगर मिलान करने वाले सेंटेंस की बात करें, मिलान करने वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो यार आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, मर्जी आपकी कितना आप ज्ञान करते हो। ऐसे देश जो थल एवं जल दोनों सीमाओं से बनाते हैं, तो याद रखना है कि 7 देश होते हैं टोटल जो थल से लगते हैं। ऐसे देश कितने हैं जो आपके जल से लगते हैं? 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। ऐसे देश कौन से हैं जो जल और थल से लगते हैं, दोनों से लगते हैं? वो है 3, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक है म्यांमार। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताओ कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो म्यांमार के साथ भारत 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। म्यांमार के साथ हम 4 राज्यों की सीमा लगाते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मणिपुर है और एक है लास्ट में मिजोरम।
यह बात आपको दिमाग में रख लेनी है। अगले पॉइंट पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कि पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि भारत, ये भारत है और यहां पर श्रीलंका है, आपने देखा होगा हमेशा मैप में लटका हुआ होता है, भारत श्रीलंका से कैसे अलग होता है, तो आंसर आएगा पाक स्ट्रेट या पाक जलमंडल या मन्नार की खाड़ी। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पाक जलमंडल से, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका भारत से अलग होता है। पाक जलमंडल को पाक जलसंधि के नाम से, और यह पाक जलसंधि पाकिस्तान वाला नहीं है, यह पाक जलसंधि PALK को हम पाक कहते हैं, ठीक है ना, इसमें यल साइलेंट होता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी। याद रखना है मैकमोहन, सर मैकमोहन के द्वारा किसके बीच है, इंडिया बिटवीन जो है चाइना। अगर हम इंडिया बिटवीन चाइना की बात करें तो मैकमोहन याद रखना है तो रखना है। अगर क्वेश्चन में इतिहास पूछा जाए इसका कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत रखा गया, शिमला समझौता 1914। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। एक और दोस्तों रेखा है जिसका नाम है डूरंड। 1886 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई। अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो क्या मारोगे, तो आप कुछ नहीं मारेंगे। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1886 में डूरंड रेखा को स्थापित किया गया जरूर था, जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डूरंड रेखा वर्तमान समय में किन दो देशों के बीच में है, तो डूरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। यह बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह क्वेश्चन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, क्योंकि ऐसे इलाके जो चर्चे में रहते हैं, जैसे सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तानियों ने, गोलियां चला दी, बम डाल दिए, है ना, ग्रेनेड फेंक दिए, तो इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। और फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, ठोंक देता है, बजा देता है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये संवेदनशील इलाके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, सन पूछता है 1947 में। किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ के द्वारा। किनके किनके बीच में है, इंडिया बिटवीन पाकिस्तान। ठीक है ना, यह बात आपको दिमाग में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर याद नहीं होता है तो आप जानते हो कैसे याद करोगे ट्रिक से। यह है, अगर इंडिया और इसके बीच में एक रास्ता है जिसको माना गया रेड क्लिफ, और यहां पर क्या है, पाकिस्तान, तो इनके बीच में एक लाइन है रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ याद अगर नहीं होता है तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा बार किसके बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना। ये हमारे सैनिक मारते हैं, हम इनके सैनिक मारते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये अपने सैनिक कभी बताता नहीं है, क्योंकि हम इनको ठोक डालते हैं, और ये हमको क्या है, पीछे से वार करने वाला समझता है। तो रेड क्लिफ को याद करने के लिए आप सभी जानते हो कि हमारी सरहदें कैसी रहती हैं, लाल रहती हैं, रेड रहती हैं, क्योंकि लहू बहता है। तो इसीलिए रेड क्लिफ का मतलब है रेड, लाल। आगे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह से जो क्वेश्चन आते हैं। भारत के द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, यानी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं बढ़ा हूं। याद रखिएगा, भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह है। यह संख्या सभी छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि भारत का सबसे बड़ा यानी ग्रेट द्वीप समूह कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर इंदिरा पॉइंट है। क्लियर है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो तुरंत मैं बता देता हूं कि अगर सबसे बड़ा बताया है तो सबसे छोटा भी तुरंत मैं बताऊंगा। यानी अगर बड़ा है तो अंडमान निकोबार और छोटा है तो लक्षद्वीप के साथ। अब बात आती है अंडमान कहाँ है, इधर है पूर्व में, और यहां पर जो है आपका लक्षद्वीप कहाँ है, यहां पर है। लक्षद्वीप दोस्तों ये है, अंडमान ये है। अंडमान दोस्तों हमेशा याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है वो है अरब सागर में है। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे
अब हम देख लेते हैं अंडमान को थोड़ा सा डिटेल में। अंडमान की स्थिति मैंने आपको बता दी कि अंडमान की स्थिति ये है और लक्षद्वीप की स्थिति ये है, तो हमें ये पहले अंडमान को देखना है। ठीक है, तो अंडमान को देखिए, बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि अराकान योमा क्या है। अराकान योमा दोस्तों ये म्यांमार का पहाड़ी क्षेत्र है जो हिमालय पर्वत वहां तक फैला हुआ है। यानी अगर इंडिया के लोग क्या कहते हैं, इंडिया के लोग हिमालय कहते हैं, तो इसी बर्मा की बात करें, यहां के लोग इस हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। क्लियर है। जैसे अगर बात करें हम माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट में की बात करें, इतिहास आप सभी जानते हो कि माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है, लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। याद आया। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऐसा। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, जो मैंने यहां पर बताया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, और यही अंडमान निकोबार आपका है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ लेता है, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार तो है पोर्ट ब्लेयर। क्या याद रखना है? पोर्ट ब्लेयर। अगर क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर भारत में टोटल 1200 से ज्यादा अगर द्वीप हैं, तो ये बताओ अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडमान द्वीप समूह में 572 सभी छोटे बड़े द्वीप मिलाकर यहां पर माने जाते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप दोस्तों वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, वो तीन तरफ से पानी से, और जो चारों तरफ से पानी से, वो दोस्तों द्वीप होता है। प्रायद्वीप तीन तरफ से, द्वीप चार तरफ से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चार भागों में बटा है। एक है उत्तरी अंडमान, पहला है उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम पॉइंट सैंडल पीक यहीं पर है। क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताओ ये सैंडल पीक कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर को हम अच्छी तरीके से, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ाने का यहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारत में सैंडल पीक कहां पर है, तो भारत में सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है तो अंडमान निकोबार के किस पार्ट में है? उत्तरी में है या दक्षिणी में है? तो उत्तरी अंडमान में है। पहली बात तो इतना पूछेगा नहीं, केवल इतना पूछेगा कि सैंडल पीक भारत के किस पार्ट में है, तो आपको आंसर मारना है अंडमान निकोबार। लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, हाइट हमारी कितनी है यहां पर? 732 है, यानी किसकी? सैंडल पीक की। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है जिसको मध्य अंडमान कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है, याद रखना है फिलहाल। अब बात आती है कि अंडमान की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन क्या ये बनेगा नहीं कि ये बताओ कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। और क्वेश्चन नंबर 2 कि अंडमान की राजधानी अगर पोर्ट ब्लेयर है तो वो किस पार्ट में है अंडमान के? तो वो दक्षिणी अंडमान के पार्ट में है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट लिटिल अंडमान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए डंकन पैसेज कहां पर है, तो सीधा आंसर जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप में पूछ दिया जाए कि डंकन पैसेज अंडमान के किस भाग में है, तो लिटिल अंडमान। पहली बात, अब मैं चारों चीजों को बता देना चाहता हूं कि चारों चीजें अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो इतना जरूर याद रखना कि आपका सैंडल पीक कहां है, तो आंसर फटाक से आए अंडमान निकोबार। अगर मैं पूछ दूं कि राजधानी कहां है, तो अंडमान निकोबार में। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछ दूं डंकन पैसेज कहां पर है, तो अंडमान निकोबार में। इतना आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा भूलना भी नहीं है और ज्यादा याद भी नहीं रखना है। ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ज्वालामुखी से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वो अंडमान में है, जिसका नाम पूछता है और स्थिति पूछता है। दोनों को ध्यान रखना है कि अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप एवं लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का हिस्सा अंडमान और अधिकार किसका? म्यांमार का। बोले सर कैसे? लिटिल कोको कहां पर है? लिटिल कोको द्वीप और ग्रेट कोको द्वीप पर।
ये दोनों पॉइंट याद रखना है। यानी अंडमान हमारा ही नहीं है, अंडमान म्यांमार के अधिकार में भी है, यह बात याद रखना है। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट याद रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको ज्वालामुखी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही नारकोंडम द्वीप एवं बैरन द्वीप है। यह दोनों ही द्वीप भारत के अधिकार में है, यानी यह वाले दोनों द्वीप हैं म्यांमार के अधिकार में, यह वाले द्वीप हैं भारत के अधिकार में। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है, यानी बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि यह बताओ कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहां है। आंसर आएगा अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन पूछेगा नारकोंडम ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है, तो क्वेश्चन आएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार से तीसरा क्वेश्चन आएगा कि नारकोंडम ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो आंसर आएगा बैरन द्वीप पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं गाइज। ये 3 क्वेश्चन अगर कर लिए ना तो आप कोई हरा नहीं सकता, समझ रहे ना। पूरा अंडमान तो यार पढ़ा दिया, पूरा अंडमान पढ़ा दिया। अब बात करते हैं यहां पर निकोबार द्वीप समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान का हिस्सा है। थोड़ा और बचा है, लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ये बताओ कि निकोबार द्वीप समूह जो लिटिल और ग्रेट है, इसको अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह 3 भागों में बटा है, कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ये आपको याद नहीं करने हैं, बता दिया है, ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हम यहां की बात कर रहे हैं, अभी यहां पढ़ रहे हैं। निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया है। पूरी तरीके से उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, एनी डाउट? नो डाउट। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, अभी मैंने यहां पढ़ लिया है, तो अब मुझे यहां पर नहीं देखना, अब मुझे इस वाले हिस्से पर देखना है जो अरब सागर में है। मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं, अभी मैंने क्या पढ़ा है, अंडमान निकोबार का पढ़ा है। म्यांमार पर किसका हिस्सा है, ज्वालामुखी है, तो किसका हिस्सा है। अब मैं पढ़ूंगा ये वाला हिस्सा, ये ज्वालामुखी के पीले पीले कुछ यहां पर दिख रहा है, इनमें भी आदमी रहते हैं, याद रखिएगा, यहां पर भी आदमी रहते हैं। ठीक है ना, यहां पर कुछ द्वीपों पर, कुछ द्वीपों पर यहां पर, तो याद रखना है कि ये स्थल भाग है और चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप हमारा यहां पर है, यानी अरब सागर में। जितनी नदियां गिरती हैं अरब सागर में, पश्चिमी प्रभाव में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंडमान निकोबार किधर है, तो पूर्व में है। यहां पर अगर पूछा जाए लक्षद्वीप किधर है, तो पश्चिम में है। लक्षद्वीप के साथ क्या है, तो अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, अंडमान के साथ तो बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, पहला पॉइंट मैंने अभी बताया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी जानते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, यह भी सभी जानते हैं ऊपर, क्योंकि मैं बता चुका हूं। सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए से यह सबसे छोटा है। आगे मैं बात करूंगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। जिस तरीके से अंडमान निकोबार की राजधानी है ग्रेट निकोबार, यानी अगर मैं कह सकता हूं पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरावती। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जिसको मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर बात करूं, यह क्वेश्चन यहां से बनता है, कहता है ये बताओ ये कवरावती कहां पर है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन एंड्रोड द्वीप की बात करें तो ये कहां का द्वीप है, अंडमान का है, लक्षद्वीप का है, तो लक्षद्वीप का है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर एक बार भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना, ये मत भूलना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मिनिकॉय द्वीप किसका है, तो अंडमान में कंफ्यूज हो जाओगे या लक्षद्वीप में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इनको स्टार बनाकर लिख लो फटाफट। क्योंकि मिनिकॉय द्वीप कहां का है, लक्षद्वीप का है। एंड्रोड द्वीप कहां का है, लक्षद्वीप का है। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, फिर हम चलेंगे अगले फैक्ट पर। न्यूमर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। यह न्यूमर द्वीप है ना, ये न्यूमर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट पर है। और आपको बता देना चाहते हैं कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है।
कोलकाता की बात करें तो राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ। अरे भाई कोलकाता खुद राजधानी है, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। क्लियर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, और अब्दुल कलाम की डेथ हो चुके हैं। दक्षिण भारत में एक आयोजन हो रहा था, उसमें हार्ट अटैक आया था, याद आया। याद रखिएगा दोस्तों कि अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। हम बहुत पसंद करते हैं, क्या आप पसंद करते हो? हमारे 2 या 3 लोग ही हैं जिनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूं, एक है विवेकानंद और एक है अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है, इसी को कहा जाता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम। कहां पर है? उड़ीसा में है। किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी की नदी के किनारे। कौन सी है? ब्रह्माणी नदी के किनारे। यहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अब याद रखना है मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है, यहां पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर स्थित है। सतीश धवन 2002 में इसरो के अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इनका नाम सतीश धवन के स्पेस के आधार पर रख दिया गया। पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मैंने आपसे कहा कि जो जहां पर स्थित है वो वहां पर आपको याद रखना है। पंबन द्वीप की बात करें या रामेश्वरम द्वीप, एक ही चीज, और ये कहां पर है? तमिलनाडु पर है। रामेश्वरम मंदिर भी दोस्तों कहां पर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तमिलनाडु में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के नीचे आपका श्रीलंका है। पंबन द्वीप के पास सबसे दक्षिणी भाग में धनुषकोडी है, और याद रखना है कि इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है जो श्रीलंका तक की बात करता है। आपने अपने प्राचीन भारत में सुना होगा कि भैया लंका रावण भगवान श्री राम, है ना, याद आया, याद रखना है। चलिए, श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, जिसको पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और मन्नार की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। गुजरात की बात करें तो नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी है। आलिया वेट द्वीप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया नहीं एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करेगा। एलिफेंटा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों किस द्वीप पर है? आलिया वेट द्वीप पर है। ये कहां पर है? गुजरात। नदी का नाम नर्मदा, खाड़ी खंबात, है ना, क्लियर है। अगर बात करें मैप में तो मैप की स्थिति ये रही। गुजरात की बात करें तो हमने कहा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह भारत का कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। यह भी आपको क्वेश्चन में याद रखना है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट भैया नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेंड होते हैं, यानी ऐसे 45 अभ्यारण्य देश में हैं जिनके आपको स्टेट याद रखने हैं। अब 45 का मतलब है कि आपको लगता होगा कि 4-5 हमारे याद, जैसे गिर आपने गुजरात में याद कर लिया, है ना, मानस काजीरंगा आपने कर लिया असम में। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले क्या ये आप सोच सकते हो कि क्या आपने अभ्यारण्य को पढ़ा है तो पूरी डिटेल में पढ़ा है? नहीं। इसलिए अभ्यारण्य को बेहतरीन तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जितने भी आपके भारत के स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश में भी आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है, स्टार बनाकर। सारी चीज़ें भले ही नोट ना करना, लेकिन कुछ पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे 15 से 20 पॉइंट जानेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित होंगे वन लाइनर में, ठीक है ना। इसके बाद हम 45 सेंचुरी जिनके स्टेट जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 500 से अधिक भारत में अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कौन से पार्ट में है? नैनीताल में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है एग्जाम में, हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, तो नाम होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या होगा, तो का आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। क्लियर है। स्थापना कब हुई? स्टेब्लिश की बात करें 1935 1935 में इसकी स्थापना की गई। और भारत के मैप में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ये रहा। उत्तराखंड हमारा, आप सभी जानते हो,
माफी चाहेंगे। आप सभी जानते हो दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा पार्ट है जो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब क्षेत्र से लगता है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बात करेंगे। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जनपद में? लेह जनपद में। अब क्वेश्चन में आता है कि लेह जनपद में अगर है, जम्मू कश्मीर में है, तो वो कौन सा है? हिमिस है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमिस अभ्यारण्य भारत का किस राज्य में है, तो आपको आंसर मारना होगा जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो मैंने अभी मैप में बताया है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, ये किस नदी से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर रामगंगा नदी है, रामगंगा रिवर है, इसका जो रिलेट करता यानी संबंध है वो है जिम कॉर्बेट। क्लियर है? याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश हमारा 2004 में, यानी 4 जून 2004 में क्या हुआ, यहां पर अगर हम बात करें 2 से 4 जून की बात करता है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में अलग हुए थे। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा आधार पर अलग हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद सलीम अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि ये बता दीजिएगा कि भारत का बैडमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप याद रखिएगा, सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सलीम अली थे क्या? सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है पक्षी विज्ञानी, क्वेश्चन के ऑप्शन आता है मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आता है डॉक्टर। तो मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा आंसर मारना है जो वाकई में है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे, बड़ा असीम प्रेम था पक्षी विज्ञानियों से, उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रखा गया। जैसे आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कौन है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। आगे दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि डाचीग्राम सेंचुरी कहां पर है? तो डाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि महामृग का मतलब होता है हिरण। हिरण बोले तो डियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यह डाचीग्राम कहां पर है, तो डाचीग्राम है J&K में। साफ साफ लिखा है कश्मीरी महामृग। कश्मीरी महामृग का मतलब होगा कि ये वाला जो भारत का इलाका आता है, यहां पर आपका क्या है, सबसे ज्यादा हिरण पाए जाते हैं। और कौन से? डाचीग्राम में। याद रखना है, हिमिस है जम्मू कश्मीर में, दाचीग्राम है जम्मू कश्मीर में। आपका कश्मीरी मृग कहां पर पाया जाता है? दाचीग्राम में। आगे हम बात करेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है, एक बार स्थापना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका पूछ लेता है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कहां पर हुई है? यानी हम कह सकते हैं कोलकाता का मुख्यालय है, वहीं पर हुई है 1916 में। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है प्राणी विज्ञान का। क्लियर है? कोलकाता बोले तो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हो बहुत दिनों तक राज किया है। फिलहाल आगे क्या होता है देखेंगे। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, याद रखना है पश्चिम बंगाल हमारा कहां पर मैप में है? ये रहा। कोलकाता इसी की बात करता है, और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। भारत वनस्पति की बात करी तो मैंने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, जो मैंने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऊपर अच्छी तरीके से भी पढ़ाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि अगर भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य कहां है, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, यानी अगर इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश भी अभ्यारण्य को रखते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार।
मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य से पूछा जाता है तो बांधवगढ़ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान पार्क बना। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है। आप सभी जानते हो कि मैंने अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था फिलहाल दिनों में। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर फ्लावर वैली कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट सेक्शन में तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो भारत की फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की शांति घाटी कहाँ है, तो भारत की शांति घाटी है केरल में, जहां किस्म किस्म के फूलों की जटा बिखरी हुई है। तो याद रखना है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली है आपके उत्तराखंड में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और यहां पर है ये क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस में है, भारत के है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मैप नहीं है फिलहाल, हम आगे दिखाएंगे आपको। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश अगर पूछा जाए कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्लियर है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें यहां पर डाउट है। अभ्यारण्य पढ़ना है तो अभ्यारण्य को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब बात आती है कि वो 45 अभ्यारण्य भारत के कौन कौन से हैं। 45 अभ्यारण्य, हम ज़्यादा डिटेल ऊपर तो बता ही चुके हैं, पूरा अभ्यारण्य के बारे में सारा डिटेल आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम केवल ये बताएंगे स्टार बनाकर सारे अभ्यारण्य को। 46 अभ्यारण्य होंगे, लगभग 45 अभ्यारण्य। इनके स्टेट लिख लेना है। बोले कैसे, मैंने कहा पहला है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य झारखंड का है। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैंने पूरे वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुद्दा होता है पढ़ाने का मेरा। और याद रखिएगा, यदि आप एक ऑनेस्टी तरीके से, ईमानदारी से अगर स्टडी करते हैं तो हमारे शेर शेरनी कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। यानी आप हमारे शेर शेरनी हैं। इसलिए अगर पहली बार भी विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से क्या डिटेल करवा देंगे, पूरी तरीके से डिटेल एक ही वीडियो में। अगला वीडियो आएगा पॉलिटी या हिस्ट्री का ले लेंगे, एनवायरनमेंट का ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, साइंस लेंगे, तो सारी चीज़ें एक वीडियो में मिलेंगी। ठीक है। और क्वेश्चंस अलग से करा देंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है, झारखंड में है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि गला फाड़ने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप सभी को पता है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है। 1-2 घंटे की क्लास आप सभी समझते हो कि एकदम से पूरी तरीके से कंटिन्यूअस बोलना बहुत मुश्किल होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। दालमा है वो है हमारा, दालमा को डालमा भी कहा जाता है, झारखंड में है। पार्ट ऑफ झारखंड कहाँ पर है, आप सभी जानते हो झारखंड हमारा ये रहा। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची है। महेंद्र धोनी का आप सभी जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर हैं, इनका घर यहीं पर है। क्लियर है, यानी रांची में। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है, झारखंड का है। डालमा किस राज्य का है, झारखंड का है। अगर दोस्तों अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, बेहतरीन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार का है। एक और क्वेश्चन आता है, अभी करंट अफेयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे आने वाले समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमेशा ही पूछा जाएगा जो मैं पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ पर बन रहा है, तो भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र बन रहा है बिहार में। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 5, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहते हैं कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है, कौन से, एशियाई शेरों के लिए। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नल सरोवर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, गुजरात में है। यानी गिर के साथ आपको नल सरोवर भी आपको याद रखना है। याद कैसे करोगे, अगर यार देखो नल पर आप पानी भरने जाते हो, नल क्या होता है, नल जो है पानी देता है ना, हैंड पंप वाला, और नल पर अगर पानी भरने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर अगर जो है पानी गिर जाएगा नीचे, तो पैर क्या हो जाएगा, पैर आपका सिकल जाएगा और रपट जाएगा, जिसको जो भी आप बोलते हो, तो वहां पर आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो मतलब क्या है, गिर जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं, और गिरोगे कैसे भाई, आंखें तो होंगी ना, गिरोगे ऐसे नहीं गिरोगे,
हमेशा रात में गिरोगे, ठीक है ना, रात में गिरोगे। नल पर पानी अगर भरने जाओगे, फिसल जाओगे और रात में क्या हो जाएगा, गिर जाओगे आप, तो हमारा गिर नल गुजरात। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। जिम कार्बेट की बात करें, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है। गुजरात आपको ये देखिएगा, गुजरात वाला ये पार्ट है, ठीक है ना, आपको बताया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश में है, जो नेपाल की सीमा से जो है यहाँ पर ताल्लुकात रखता है, बताने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दुधवा से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दुधवा के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। कुछ पॉइंट नंबर नेक्स्ट 10th नंबर कह रहा है बांदीपुर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बांदीपुर कहां पर है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और कर्नाटक सबसे ज्यादा काफी उत्पादन करने वाला राज्य है, कहवा उत्पादन करने वाला राज्य है। पॉइंट नंबर 11, भद्रा अभ्यारण्य कहां पर है, तो भद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में। ये याद रखना है, कर्नाटक में भद्रा है, कर्नाटक में आपका बांदीपुर है, और कर्नाटक में दो और इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी देखेंगे। फिलहाल सोमेश्वर अभ्यारण्य कहां पर है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहां पर है, तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। सोमेश्वर कहां पर है, तुंगभद्रा कहां पर है, कर्नाटक में है, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल आगे हम बात करें जो थोड़ा सा टफ है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश बोले तो एपी, क्लियर है। आगे हम बात करेंगे काबला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो काबला वन्य जीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हो, मानस बोले तो असम में है, पूर्वोत्तर राज्य, और असम में सबसे ज्यादा क्या होती है, चाय की खेती होती है, चाय के बागान यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। काजीरंगा भी कहाँ पर है, काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात करें तो असम में हमारी सीढ़ी नुमा खेतों पर चाय की खेती होती है, और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। घाना पक्षी विहार की बात करें तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राजस्थान एक क्षेत्रफल के अनुसार एरिया में भारत का सबसे जो है यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है, लॉन्ग राज्य है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो उत्तर प्रदेश है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। पार्ट में अगर देखें तो राजस्थान ये ग्रीन कलर वाला है। राजस्थान का जैसलमेर पार्ट, यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है। जैसलमेर का पार्ट हमारा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आर्मी के 2-3 कैंप भी हैं, जोधपुर, जयपुर और रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान में है। इसके अलावा हम जैसलमेर की भी हमने बात करी है, तो जैसलमेर आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप है, जहाँ पर भारतीय सेना का बहुत बड़े कैंप है, बहुत बड़ी जो है यूनिटें हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें 20 नंबर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट थे राजस्थान से। 21 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अगर अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा है तो वो है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तंसा अभ्यारण्य यहाँ पर महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके साथ ही साथ कान्हा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिलहाल मैं आगे बताऊंगा। बोरीविल महाराष्ट्र को याद रखना है। बोरीविल की बात करें तो महाराष्ट्र में है। अबोहर की बात करें तो पंजाब में है। पंजाब हमारा अगर देखा जाए तो पार्ट में कहाँ पर है, पंजाब हमारा देखा जाए तो पार्ट में ये रहा। पंचनद के नाम से जानी जाती हैं यहाँ की नदियाँ। और याद रखिएगा, पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर अभ्यारण्य। 25 नंबर देखिएगा, चिल्का, यहाँ पर चिल्का लिख लेना है। चिल्का अभ्यारण्य, एक चिल्का झील भी है, उड़ीसा में है। चिल्का की बात करें तो एक हमारा अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना है, भुवनेश्वर के साथ चला जाएगा। सिंपलीपाल बहुत बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सिंपलीपाल अभ्यारण्य है उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर है वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य को हम मैप में देखेंगे, दोनों कहां पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ये रहा। अगर पार्ट की बात करें तो यह पूर्वी हिस्से की बात करता है। भारत का पूर्वी छोर है तमिलनाडु और पश्चिमी छोर है केरल। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमलाई अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा है, तो मधुमलाई अभ्यारण्य भी आपका तमिलनाडु में है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अगर हम बात करें डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य है, एक देखिए डालमा अलग है, डालमा अलग है, डम्फा अलग है। डालमा आपका किस राज्य में है, ऊपर में बता चुका हूं, कमेंट करो फटाफट। डम्फा अभ्यारण्य कहां पर है, तो मिजोरम में है।
पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अभी ऊपर मैप में बताया, तो पेरियार एक क्या है आपका? पेरियार एक नदी भी है। अगर क्वेश्चन में पेरियार नदी पूछे तो भी केरल मारिएगा, अगर पेरियार अभ्यारण्य पूछे तो भी आप केरल मारिएगा। आगे हम बात करें 32, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पराम्बिकुलम कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया हुआ क्वेश्चन है। पराम्बिकुलम हमारा कहाँ पर है? हमारा केरल में है। केरल दोस्तों वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपकी जो जनसंख्या है वो स्त्रियों की सबसे ज़्यादा है। केरल वही राज्य है जहाँ पर नौका बहुत प्रसिद्ध है, यानी नौकायन बहुत प्रसिद्ध है। केरल दोस्तों वही राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है। आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 33। देखिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 34, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम बात करें मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए मैप में, तो मध्य प्रदेश ये रहा। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है? 42%। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में ही होता है। 35, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम JNK भी कहते हैं, जो एक थोड़ा सा विवादित हिस्सा है। आगे हम बात करें 37, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक के नागरहोल को मैंने बताया, कर्नाटक में एक और नृत्य भी होता है, यक्षगान। यक्षगान नृत्य भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। 39, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में एक ही यही पूछा जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान एक ही पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में, रोहिला। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बच्चे को पता है कि पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन डेल्टा भी यहाँ पर बनता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बन गया है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भगवान महावीर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। नोगाई खाइलेम की बात करें तो अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही है, नोगाई खाइलेम हमारा है मेघालय में। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे ज़्यादा नाम आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा तैरता हुआ अभ्यारण्य बताइएगा जो विश्व में एक है। किस देश में है? इंडिया में है। इंडिया के किस राज्य में है? मणिपुर में। मणिपुर में है तो उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा, तैरता हुआ अभ्यारण्य। क्वेश्चन में पूछे पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर पहला अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कहां पर है, तो आंसर जाएगा भारत, यानी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का अभ्यारण्य जो तैरता हुआ है विश्व में नंबर 1 है, वो कहां है, किस स्टेट में है? मणिपुर। उसका तीसरा क्वेश्चन, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है ना, केबुल लामजाओ है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ गया दोस्तों। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, ये वाला बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है दोस्तों। अगला टॉपिक है भारत के लोक नृत्य, यानी हमारे जो फोक डांस वगैरह हैं, इनको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि भैया कचिपुड़ी कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है ना। तो इस तरीके से सारे राज्य को हम देख लेंगे वन लाइनर के तौर पर, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ज़्यादा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्यों की बात करें तो फेमस इंडियन डांस फॉर्म, जो कला क्षेत्र की सूची दी गई है विद मैप के साथ, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में हम केवल 7 से 8 जानेंगे। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र की है, तमिलनाडु क्षेत्र का नृत्य है। याद रखिएगा, यह आपके पूर्वी इलाके की बात करता है, जो भारत के मानचित्र में साफ साफ दर्शाया है, यानी कौन सा? ये वाला इलाका। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन में आ जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कथक किस राज्य का है? उत्तर भारत का ऑप्शन में है तो मारिएगा, या उत्तर प्रदेश का है तो मारिएगा। कोई डाउट? नो डाउट। अगर बात करें कथकली की, तो कथकली हमारा केरल से संबंधित है। केरल हमारे बिल्कुल तमिलनाडु के विपरीत में है, ये रहा। और उत्तर प्रदेश हमारा ये वाला रहा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंध्र प्रदेश मैप में ये वाला रहा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो चुका है सन 2014 में, ठीक है ना। यह बात दिमाग में रखना है। भाषाई क्षेत्र का वहां पर क्या था, विवाद था। अगर बात करें मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दो ही नृत्य ऐसे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। कभी मोहिनीअट्टम केरल लगा देता है, कभी मोहिनीअट्टम तमिलनाडु लगा देता है, कभी भरतनाट्यम केरल लगा देता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु लगा देता है। तो याद रखना है दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये है भरतनाट्यम और ये है हमारा केरल वाला क्षेत्र मोहिनीअट्टम। क्लियर है, यह बात दिमाग में रखना है। अब बात करें दोस्तों सत्तरिया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्तरिया कहां पर है, असम में है। असम का क्षेत्र कौन सा है, असम का क्षेत्र ये वाला है, ये वाला इलाका। याद रखिएगा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा यानी ओडिसी, ओडिसी लोक नृत्य पूछता है। ओडिशा तो ओडिशा से ही होगा और मणिपुरी जो होगा वो मणिपुर से होगा। मणिपुरी की बात करें दोस्तों तो मणिपुर हमारा जो राज्य है ये वाला मणिपुर है। ये बात याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। उड़ीसा हमारा कहां पर है, तो उड़ीसा हमारा ये वाला है। आगे हम बात करें, थोड़ा सा दिमाग में अगर रखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि और से और लोक नृत्य हैं जो भारत के, वो किन किन राज्यों में हैं, कहां कहां पर हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनका ज्ञान हमें मिल जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लोक नृत्य, मध्य प्रदेश में लोक नृत्य की बात करें तो पडवानी गणगौर नृत्य मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि पडवानी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है, गणगौर नृत्य भारत के किस राज्य का है। अगला है बिहू की बात करें तो बिहू हमारा है असम में है, ठीक है ना। ऊपर वाले जो हमने देखे हैं वो हमारे कौन से हैं, हमारे 8 महत्वपूर्ण क्या है, हमने सही तरीके से आपको बताया है कि ये 8 महत्वपूर्ण जो हैं, 8 जो महत्वपूर्ण हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं। अब ये शास्त्रीय नृत्य के अलावा लोक नृत्य भारत के पूछे जाते हैं। यहां पर लोक नृत्य की श्रेणी आप देख रहे हैं। भारत में पडवानी और गौड़ नृत्य, गणगौर की बात करें तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी आपको अभ्यारण्य की श्रेणी पढ़ाई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछा जाता है बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो बिहू है हमारा असम का। नौटंकी कहां का है, नौटंकी हमारे उत्तर प्रदेश की है। गरबा कहां है, गरबा हमारे गुजरात का है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है गरबा, नौटंकी, बिहू। इसके अलावा अगर बात करें यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सबसे ज्यादा होती है, वो है कर्नाटक में। तो यक्षगान जो लोक नृत्य है वो है कर्नाटक का। भांगड़ा गिद्दा आप सभी पसंदीदा होंगे इसके, तो याद रखिएगा भांगड़ा गिद्दा पंजाब का है, पंजाब क्षेत्र का है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान धरती ऐसी है जो राजा महाराजाओं की धरती है, किलाओं की धरती है, और याद रखिएगा यहां पर प्राचीनता देखने को मिलती है। कालवेलिया लोक नृत्य कहां का है, राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य कहां का है, राजस्थान का है। तेरह ताली लोक नृत्य कहां पर है, राजस्थान का है। और भवाई लोक नृत्य कहां का है, राजस्थान का है। कोई डाउट, नो डाउट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 8, तमाशा लावड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, तमाशा और लावड़ी। तमाशा लोक नृत्य भारत के किस राज्य का हिस्सा है, महाराष्ट्र का। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य का हिस्सा है, महाराष्ट्र का। कोई डाउट, नो डाउट। कजरी लोक नृत्य और छौलिया लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी उत्तरांचल के पार्ट का है, तो कजरी उत्तराखंड का है। और अगर कजरी उत्तराखंड उस समय ऑप्शन में ना हो तो यूपी दिया होगा, क्योंकि यूपी उत्तराखंड का ही एक भाग था। आगे बात करें दोस्तों, कूद दांडी नाच और रऊफ। ये रऊफ जो है ना, ये रऊफ दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। रऊफ J&K का है, यानी जम्मू कश्मीर का। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। हमने ऊपर आपको अभ्यारण्य भी बताए थे कि जम्मू कश्मीर में हिमेश और एक और है आपका कौन सा, जल्दी से बताइएगा, हिमेश अभ्यारण्य है और एक और है, फटाफट आंसर करिएगा कि जम्मू कश्मीर में हिमेश के अलावा कौन सा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। हिमेश के अलावा आपका कौन सा है एक अभ्यारण्य जहां पर दोस्तों कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में छपेली, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपेली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल है ना। छपेली कैसे याद रखोगे, जैसे अगर आप क्रिकेट के मैदान में जाते हो खेलने के लिए दोस्तों के साथ, और आपके पिताजी आते हैं और कंटाप पे मारते हैं और कहते हैं चल, है ना। और चल का मतलब है कि छाप देते हैं आपके गाल पे, है ना, छाप देते हैं आपके गाल पे। और दांगी और थाली याद रखिएगा, थाली की तरह आपको बजा देते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, छपेली, दांगी, थाली। बिहार की बात करें तो बिहार बिहू है असम का, लेकिन छऊ है बिहार का।
विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया भी बिहार का है। जाट जाटिन, जाट जाटिन लिख लेना। जाट जाटिन कहाँ पर है? बिहार का लोक नृत्य है। बहुत बार ये पूछा जाता है क्योंकि बिहारी जो परंपरा है वो भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर बात करें कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली लोक नृत्य हमारा और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नागालैंड की बात करें तो लीम झोंक, जो कम आता है एग्जाम में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो आता है ये जात्रा आता है। जात्रा, जात्रा की बात करें, जात्रा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है और पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जात्रा, थाली, छाऊ, इस तरीके से यहाँ पर परंपराएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी और आगे हम 3-4 चीजें और देख लेते हैं, यानी 20 क्वेश्चन, 20 पॉइंट तक। 16 नंबर, मंदी ढकनी जो है, मंदी और ढकनी जो है गोवा का परंपरा है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सभी जानते हैं। विदेशिया छऊ जो आपका बिहार के साथ साथ झारखंड का भी है क्योंकि वहीं पर लगता है। साथ ही साथ ओडिशा और घुमरा, ये हमारा ओडिशा में है। और पंथी नृत्य जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य होता है, पंथी संप्रदाय के द्वारा। तो दोस्तों ये 20 पॉइंट आपने देखे और ऊपर 8 पॉइंट अलग से देखे हैं। भारत के राज्यों के संबंध में सारी चीजें आपने क्या देखी हैं, यहां पर लोक नृत्य पूरी परंपरा को हमने 5 मिनट के अंदर यहां पर डिस्कस कर लिया। चले अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर चलेंगे। थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, बोरियत फील होगा, कोई बात नहीं। यहां पर देखिएगा, पहले हम जनजातीय क्षेत्र जान लेते हैं, अभी नहीं, फिलहाल आपको बोर कराएंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन में कह देता है कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एक टॉपिक डाल लीजिएगा, भारत की जनजाति। भारत की जनजाति से क्वेश्चन आते हैं तो भारत की जनजातियों में धार्मिक पुरुष, जिसको पुजारी को पाहन कहा जाता है, तो क्वेश्चन में क्या आता है, धार्मिक पुरुष पुजारी को पाहन कहा जाता है, मतलब जितने भी पुजारी होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो एक किसी भी धर्म का हो, उसको हम पाहन कहते हैं जनजातियों में। अफ्रीका महाद्वीप को, अब याद रखो, जैसे जैसे हम लोगों में क्या होता है, पुजारी होता है ना, ऐसे ही मुस्लिम संप्रदाय में क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ, वहां पर क्या होता है फटाफट। जिस तरीके से हिंदू में आप बात करते हो, रामायण महाभारत की बात करते हो, गीता की बात करते हो, ऐसे ही वहाँ पर कुरान होता है। ऐसे ही अलग धर्म में जैन अवस्था होता है, बाइबिल होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जनजातियों में जो उनका पुजारी होता है वहाँ पर उसको क्या कहेंगे, पाहन कहेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल भी है, क्लियर है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल हम ये भारत की जीके पढ़ रहे हैं, तो भारत की जीके को हम पूरी तरीके से निचोड़ देंगे आज। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन गया, महाराष्ट्र को भूल जाना भले ही, लेकिन पहला क्वेश्चन ये बन गया कि भारत में जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपके सामने। भारत देश में सर्वाधिक जनजाति परसेंट जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है, यानी भारत देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला, तो आप मध्य प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए भारत देश में सर्वाधिक जनजाति परसेंट वाला राज्य, देखिए एक होता है जनसंख्या और एक होता है प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर आपका कौन सा है, 94% के साथ मिजोरम अग्रणी है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर अगला पॉइंट है कि भारत देश में सर्वाधिक जनजाति परसेंट जनसंख्या वाला केंद्र शासित अगर प्रदेश पूछता है, यानी यूनियन टेरिटरी पूछता है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 94%। लक्षद्वीप कहां पर पड़ता है, यहां पर है आपका अंडमान और यहां पर है आपका लक्षद्वीप, यानी पश्चिमी इलाके में। क्लियर आया, याद आया, पढ़ाया था आपको। भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य गोवा तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत देश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं चंडीगढ़ में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। अगला लास्ट पॉइंट है कि किसी भी जनजाति समुदायों की बात करें तो अधिसूचित करने का अधिकार किस पर है, राष्ट्रपति पर है। यह आपका पॉलिटिकल से क्वेश्चन है कि अगर जनजाति जो है अधिसूचित करेगा, उसका अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना तो प्रधानमंत्री कर सकता है, ना राज्यपाल कर सकता है, ना ही कोई मुख्यमंत्री कर सकता है, केवल राष्ट्रपति करेगा जनजाति के समुदाय का अधिसूचित। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब दीजिएगा इसका। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह कौन से हैं, तो भारत में सबसे बड़े जनजातीय समूह हैं 3। एक है गोंड, एक है भील और एक है संथाल। गोंड और भील आपस में कभी कभी नंबर 1 पर हो जाते हैं 5 महीने में, भील कभी कभी नंबर 1 पर हो जाता है, तो इसलिए इनमें घमासान मचता रहता है। फिलहाल आपको याद रखने हैं कि 3 ही सबसे बड़े हैं भारत में, गोंड, भील, संथाल। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया है गोंड कहां पर है, भील कहां पर है, संथाल कहां पर है, किस राज्य का हिस्सा है, तो ये भी हम बताएंगे। गोंड, भील, संथाल है क्या, तो भारत की जनजाति समूह है। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट पर, एक है पशुपालक जनजातियां और एक है कृषि वाला। पशुपालक जनजातियों में टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है तथा भैंस पालन करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि टोडा जनजाति किस राज्य की है, तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति किन पहाड़ियों की है, नीलगिरी पहाड़ियों की। ये नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है, कर्नाटक क्षेत्र की बात करते हैं, तमिलनाडु की क्षेत्र की बात करते हैं। और याद रखिएगा यहां पर भैंस पालन की बात करते हैं, तो भैंस पालन यहां पर टोडा जनजाति करती है, कहां, तमिलनाडु के क्षेत्र में, क्योंकि पशुपालन से संबंधित है। गद्दी एवं बकरावल जनजाति नाम है ये पूरा, गद्दी एवं बकरावल जनजाति, जो 2 जनजातियां हैं, एक गद्दी और बकरावल। बकरावल जनजाति आपको खुद ही पता होगा, गद्दी और बकरावल से नाम याद रखना है बकरी। अच्छा, याद कैसे करोगे? गद्दी की बात करें तो गद्दी को आप ध्यान दीजिएगा, भेड़ में ऊन होती है, ऊन की क्या बना लो आप, गद्दी बना लो, ठीक है ना। और अगर बकरी की बात करें तो यहां पर बकरावल लिखा है, याद कर सकते हो ना। याद करने के लिए कहां पर पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, और यह किसका पालन करते हैं, भेड़ और बकरी का। क्लियर है। चकमा जनजाति दोस्तों कहां की है, चकमा जनजाति है बांग्लादेश की। और याद रखिएगा बांग्लादेश हमारा 3 तरफ से त्रिपुरा को घेरे हुए हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में प्रमुखता त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में प्रवेश कर गए हैं। अभी जो मुद्दा है यही बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में जनजाति जो किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से। फिर हम चलेंगे एक नए टॉपिक पर, ठीक है। भारत में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गुज्जर जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यह गुज्जर जनजाति एक मुस्लिम जनजाति है। भारत में गुज्जर जनजाति कहां पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, और यह एक कैसी है, मुस्लिम जनजाति है। यह भी बात आपको याद रखनी है। भारत की बात करें दोस्तों, यहां पर पहाड़ी ढालों पर एक निवास करती है जनजाति जिसका नाम है गद्दी, बकरावल, जद्दा और किन्नौर। अभी मैंने आपको बताया है कि ये गद्दी, बकरावल पशुपालक वाली क्या है, जनजातियां हैं। इसके साथ ही साथ जद्दा और किन्नौर कहां की है, हिमाचल प्रदेश की है, और यह पहाड़ी ढालों पर निवास करती है। गद्दी तथा बकरावल जनजाति बकरी और भेड़ों की बात करें तो इन पर आश्रित होती हैं, इन्हीं का पशुपालन करती हैं। अभी बताया आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन भी था, थारू की बात करें और भेटिया की बात करें, बुक्सा की बात करें, जंसौरी, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। ये वाला पार्ट अगर आप भूल गए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, तो फिर बेकार, फिर एग्जाम देना ही बेकार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से ये अगर जनजाति आती हैं तो यहीं से आती हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक मनाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो है वो थारू। थारू कहाँ की जनजाति है, थारू है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की है। बुक्सा भी है यहाँ की, भेटिया भी है, जंसौरी भी है। जंसौरी कहाँ की है, भोटिया कहाँ की है, बुक्सा कहाँ की है, उत्तराखंड की है। क्लियर है। याद रखिएगा भोटिया जो जनजाति है दोस्तों, ये उत्तराखंड की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी बुक आप खोलोगे तुरंत मिल जाएगा। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड की ही जनजातियां निवास करती हैं। ये सारी जनजाति, जिसमें थारू जनजाति यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश में, हमने देखा, हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में यहाँ पर 3 जनजातियां हैं, एक कालबेलिया, एक गरसिया और एक है मीणा। कालबेलिया भी हमने ऊपर लोक नृत्य भी देखा था। कालबेलिया एक सपेरा है, जनजाति समुदाय है, और कालबेलिया दोस्तों एक लोक नृत्य भी है। कालबेलिया, मीणा और गरसिया, यह दोस्तों आपके राजस्थान पार्ट से संबंधित हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजाति समूह वाला क्षेत्र है। कोल, भील, लंबाड़ी, बैगा, सहरिया। बैगा जनजाति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है, यानी प्रकृति जो देगी अनाज पैदा होगा, हम उसी पर डिपेंड करेंगे। बैगा जनजाति भारत की कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत की मध्य प्रदेश में। बैगा, सहारिया, कोल, भील, लंबाड़ी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। अगरिया जनजाति और भरिया, दोनों में लास्ट में रिया आ रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा। कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश की जनजातियां भी यहां पर निवास करती हैं, यह बात दिमाग में फिट रख लेना है।
और लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये दोस्तों, ये वाली तीनों पहाड़ियाँ भी हैं और जनजाति भी हैं, जनजाति भी हैं और इन्हीं के नाम पर यही पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है मासनीराम में। गारो खासी जयंतियाँ तीनों पहाड़ियाँ भी हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए गारो खासी जयंतियाँ क्या है, तो नीचे अगर पहाड़ी है ऑप्शन पहाड़ी मारिए, जनजाति है तो जनजाति मार दिए, कभी भी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछे गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आंसर होगा मेघालय। अगर क्वेश्चन में पूछा कि गारो खासी जयंतियाँ जनजाति कहाँ पर है, तो भी आंसर होगा मेघालय में। मेघालय शिलोंग से संबंधित है। अगर दोस्तों आगे बात करें, असम में बोडो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडो ये बहुत पूछा जाता है। असम के साथ साथ मेघालय के साथ साथ गारो खासी जयंतियां असम में भी हैं, ये भी जनजाति हैं। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। असम आपका चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है वो है डफला, और एक इंपॉर्टेंट है मिसमी और अबोर। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अबोर और मिसमी को तो भूलना नहीं है, एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी, डफला और मिरी, यह है चारों जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और लास्ट की दो जनजाति, नागा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में है, और कुकी जनजाति मणिपुर में है। ठीक है, तो ये दोस्तों जनजातियों से था। अब हम जानेंगे 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन जो होंगे मंदिर। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है कि मंदिर जो है वो किस राज्य का हिस्सा है, यह मंदिर कहां है, कामाख्या मंदिर भारत में कहां पर है, कोणार्क मंदिर भारत में कहां पर है। ठीक है, तो इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, अधूरा ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना है, और जबरदस्त तरीके से सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। मंदिर देखिएगा दोस्तों, चन्ने केशव मंदिर बेल्लूर कर्नाटक में है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, स्टार लगा दिया है, जिसमें स्टार लगा दूं सब समझो इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। गांगे कोडाचोलीश्वरम मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसपे स्टार लगाऊंगा वो ध्यान रखना। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है कहां पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा मंदिर है, ये वाला तमिलनाडु जो क्षेत्र होता है, ये वाला केरल होता है। और याद रखना है, हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, स्टार लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, इंपॉर्टेंट लगा दिया। जगन्नाथ मंदिर सभी बच्चों को पता है, पुरी में है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कैलाश मंदिर दोस्तों यहाँ पर एलोरा महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन में है। मीनाक्षी मंदिर, इसमें भी स्टार लगाइएगा, मदुरई में है, बहुत बार पूछा जाता है। और याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम, अभी हम स्क्रीनशॉट भी आपको लेने का टाइम देंगे। सोमनाथ मंदिर स्टार लगा लो, जूनागढ़ गुजरात में है। तिरुपति मंदिर स्टार लगा लो, आंध्र प्रदेश में है, चित्तौड़ में है। सबरीमला मंदिर विवादित रहता है, स्टार लगा लो, महिलाओं की प्रवेश के लिए विवादित रहा था, केरल का मंदिर, बहुत यहाँ पर जो है न्यायालय में इसका मामला जाता है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, स्टार लगा लो। कामाख्या मंदिर अभी मैंने पूछा था, स्टार लगा लो। और ज्येष्ठा देवी मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी मंदिर से थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को याद रखना, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर समय आपको लेना पड़ेगा क्योंकि समझना भी पड़ेगा इसको स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मंदिर से थी, मंदिर को आपको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आ रहा है। इन 7 पॉइंट के बाद जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है वो अगले फैक्ट पर अगली साइड में होगा। सबसे पहले चिड़ियाघर जान लेते हैं। भारत में कौन सा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन में आता है एलन वन चिड़ियाघर, जो हम स्टार लगाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना है, उसको तो भूलना नहीं। एलन वन चिड़ियाघर कहाँ पर है, स्टार लगा लेना है, कानपुर में है, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलीपुर प्राणी उद्यान पहला है दोस्तों, भारत की बात करें तो याद रखना है ये भारत में सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, स्टार लगा लेना है, कोलकाता में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अरिगन अन्ना चिड़ियाघर, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है बताना, चेन्नई। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, स्टार लगा लेना है। कमला नेहरू प्राणी उद्यान अहमदाबाद में है, गुजरात का पार्ट है, स्टार लगा लेना है। छतरवीर जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, पंजाब में है, जीरकपुर में। नंदकानन जो सबसे महत्वपूर्ण है, उड़ीसा का हिस्सा है, बहुत बार पूछा जाता है। नंदकानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है, स्टार लगा लो। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में है, हैदराबाद सिकंदराबाद 2 आपके जुड़वा नगर कहे जाते हैं। श्री चाम राजेंद्र प्राणी उद्यान मैसूर की बात करता है। और अगर हम बात करें सक्करबाग
प्राणी उद्यान जूनागढ़ की बात करता है, और नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे हमारे चिड़ियाघर से, ठीक है। जिसमें आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका 2 ये हो गए, इंदिरा गांधी हो गया, नंदकानन हो गया, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हो गया। ये 4 आपके 5 आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान से 5 तो आपको भूलने नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात करना है दोस्तों अगले पॉइंट पर, अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर की बात करें तो यहां पर हम झील से जानेंगे। झीलों से क्वेश्चन बनते हैं, झीलों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इन चीजों को जानेंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कहां पर है? चिल्का झील। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कहां पर है? चिल्का झील है। और चिल्का झील दोस्तों एक कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है, और एक खारे पानी की झील के साथ साथ एक लैगून झील भी है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी झील आपने कहा चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में है। दूसरा क्वेश्चन कैसी है? तीसरा क्वेश्चन खारे पानी की है। चौथा क्वेश्चन और क्या जाना जाता है? लैगून झील, यानी भारत की एक लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। तो ये 4 क्वेश्चन याद रखना है, 1 2 3 4, यानी ये वाला खारे पानी वाला, ये वाली याद आपको रखनी है तो रखनी है। कोई भी बच्चा गलत ना करे, क्योंकि क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा तो ये कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक लैगून झील है, तो आंसर जाएगा चिल्का। खारे पानी की आंसर जाएगा चिल्का, उड़ीसा में आंसर जाएगा चिल्का, बड़ी में आंसर जाएगा चिल्का, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? तो बूलर झील है। नाम क्या है? बूलर। पहला क्वेश्चन कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में। तीसरा क्वेश्चन कैसी है? खारे पानी की या मीठे पानी की? मीठे पानी की, साथ साथ ताजे पानी की। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए, है ना। ताजे पानी की, मीठे पानी की झील है बूलर, कहाँ पर है? कश्मीर में। मेरी बात समझ गए? क्लियर है। झेलम नदी के मार्ग में बनती है, याद रखिएगा, कौन सी? बूलर झील। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन में आता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? तो आंसर होगा चोलामू झील, जिसका नाम है तसोलामो झील। याद रखिएगा, सिक्किम में है, और सिक्किम की ऊंचाई यहां पर अगर बात करें, यह झील 5330 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मणिपुर राज्य में है। कौन सी है? लोकटक है। इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऊपर सारे राष्ट्रीय उद्यान को हमने अच्छी तरीके से आपको डिस्कस किया है, अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है। हाँ जी, भारत में पूर्वोत्तर राज्य में एक सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील है, जिसका नाम है लोकटक। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। इसी के पास कीबुल लामजाओ है। कीबुल लामजाओ क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कैसा है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैर रहा है। इसी पर शेर, बाघ, चीता सब कुछ रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। बात करें दोस्तों मणिपुर की, तो मणिपुर में रहा, मणिपुर वाला क्षेत्र रहा ये वाला, क्लियर है। मणिपुर का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है, जो मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा सीमाओं से लगता है, मेघालय सीमाओं से लगता है। झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर। अब सही तरीके से एक एक पॉइंट को लिख लेना है। जम्मू कश्मीर में प्योंग त्यों झील, जो चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्योंग त्यों झील किसके अधिकार में है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो किसके हिस्से में है? चाइना के अधिकार में। बूलर झील दोस्तों, तो बूलर झील किस नदी के पार्ट की बात करता है? झेलम नदी की पार्ट की बात करता है। याद रखिएगा, बूलर झील जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम के सर्पीलाकार चलने के कारण बनी है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बूलर झील का दूसरा नाम क्या है? गोखुर झील है। अगला पॉइंट है कि डल झील कहां पर है भारत में? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। डल झील कैसी है? ताजे पानी की झील है, यहां पर दलदल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, मंसार झील, ये कहां पर है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है, जितने भी नांग वाले ट्रिक हैं, नांग वाली झील आती हैं, वो है हमारी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डल भी है, बूलर भी है, और प्योंग त्यों सांग की बात करता है, ठीक है। अगली बात करें, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, बताइएगा। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया सूरज ताल झील किस राज्य का हिस्सा है?
सूरजताल झील किस राज्य का हिस्सा है? तो सूरजताल झील जो है वो है बाड़ा लाचा दर्रा के पास, ताजे पानी की झील, या फिर सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का हिस्सा है। चंद्रताल नको झील ये भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। सिरमौर जिले में स्थित यह एक ताजे पानी की झील है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड झील 3 झीलों में समाहित है, नैनीताल, रूपकुंड ताल, भीमताल, राकसताल। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? नौकुचिया ताल, एक और याद रखना है, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। एक और है याद, राकसताल। तो यहाँ पर जितने भी राकसताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड ताल, ये सारी जो झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? उत्तराखंड के पार्ट में स्थित हैं। सिक्किम में एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, सिक्किम में। और सिक्किम कहाँ पर पड़ता है? ये वाला सिक्किम पार्ट है जो एक चीन का हिस्सा, चीन के हिस्से से विवादित हिस्सा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी चीन और भारत में तनातनी यहीं पर छिड़ी रहती है, सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेश के साथ। मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि मणिपुर में कीबुल लामजाओ पर स्थित एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील है, भारत की नहीं, यह पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ पर यह पूर्वोत्तर राज्य है, भारत तो पूरा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पूर्वोत्तर राज्य पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कीबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में है। उड़ीसा, चिल्का झील अभी बता चुका हूं, लिखना मत। चिल्का झील की बात करें तो एक खारे पानी की झील है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी झील भी है और लैगून झील भी है। और याद रखना है दोस्तों, खारे पानी की झील चिल्का झील है कहां पर? उड़ीसा में है। उड़ीसा के साथ साथ इसकी राजधानी भी याद रखना है, भुवनेश्वर। क्लियर है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश देखिएगा, सबसे ज्यादा पूछी जाती है कोलेरू। यहां पर आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट से ही क्वेश्चन आते हैं। कोलेरू झील बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र मार के चले आते हैं। कोलेरू झील ताजे पानी की झील है, गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। पुलिकट झील की बात करें तो इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो याद रखना है, फिलहाल पुलिकट झील अगर तमिलनाडु है तमिलनाडु ऑप्शन मारो, आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश मारो, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों है तो आप दोनों को मारिएगा। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहां पर है? आपकी आंध्र प्रदेश के साथ है। और यह झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास है। यह बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंतरिक्ष विज्ञानी केंद्र है। तमिलनाडु में एक क्वेश्चन आता है पुलिकट झील जो मैंने ऊपर बताया है, और या फिर बीरानम झील या फिर चेम्ब्राकाकम झील। तमिलनाडु क्षेत्र कहां पर है? तमिलनाडु क्षेत्र हमारा ये रहा भारत में, और तमिलनाडु क्षेत्र में चेम्ब्राकम है, पुलिकट है और बैरीनाम झील है। बैरीनाग नहीं है, बैरीनाग है आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण है, 2 यहां पर पूछी जाती हैं, एक वेम्बनाड और एक अष्टमुडी। अष्टमुदी जो है झील है वो केरल में है, और वेम्बनाड झील भी आपकी खारे पानी की झील है, ये भी आपकी केरल में है। इसके साथ ही साथ एक और झील जो पूछी नहीं गई है, फिलहाल मैं बता देना चाहता हूं, शास्ता माकोट्टा झील, ये कहाँ की है? ये भी केरल की है। और याद रखना है दोस्तों, केरल भारत के किस हिस्से की बात करता है? तो केरल भारत के इस हिस्से की बात करता है। यहाँ पर वेम्बनाड है और यहाँ पर दोस्तों अष्टमुदी है। ठीक है ना, क्या है? अष्टमुदी है। चलिए तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में आपकी उस्मान सागर झील है और हिमायत सागर झील। तेलंगाना भारत में एक ऐसा पार्ट है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, कई बार मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। तेलंगाना है कहाँ पर? ये वाला नीला वाला पार्ट। ये नीला वाला पार्ट कहाँ पर है? यहाँ पर ये नीला वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, यही तेलंगाना है। हिमायत सागर झील और उस्मान झील सागर हमारा कहाँ पर है? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है लोनार झील। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील किस तरीके से निर्माणित है? तो लोनार झील दोस्तों ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज की बात करता है। जिस तरीके से आप आग्नेय चट्टान का निर्माण देखते हो, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो एक झील है लोनार झील, उसका निर्माण भी ज्वालामुखी से ही हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोज झील है, पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर तवा बोहर झील पूछा गया है, एक बार पूछा गया है एग्जाम में। तवा बोहर झील नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है। फिलहाल आपको याद रखना है कि तवा बोहर झील किस राज्य में है, भोज झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें, गुजरात में नल सरोवर झील भी है, नल सरोवर अभ्यारण्य भी है। गुजरात में गिर अभ्यारण्य भी है, नल सरोवर अभ्यारण्य भी है,
गुजरात में नल सरोवर झील भी है। सारी चीज़ें याद रखना है, क्लियर है, याद रखना है। जिस तरीके से आपका केरल में पेरियार अभयारण्य भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार झील भी है, तो ऐसे ही गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य भी है और नल सरोवर झील भी है। गुजरात मैप में कहाँ है? गुजरात ये रहा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा तटीय इलाका है, यानी गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, ये लास्ट ही पॉइंट होगा हमारे हिसाब से राजस्थान का, फिर हम 10 से 12 मिनट के अंदर हम इस पूरे वीडियो को ख़त्म कर देते हैं अगले पॉइंट के लिए। सांबर झील हमारी कहाँ की है? सांबर झील हमारी है भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। सांबर झील हमारी राजस्थान की है। पुष्कर झील हमारी कहाँ है? राजस्थान की है। नक्की झील हमारी कहाँ है? राजस्थान की है। राजसंबत झील कहाँ गए? राजस्थान की है। देवर झील, जिसको हम डेवर लेक कहते हैं, राजस्थान की है। यह मानव निर्मित है। इसको राजा उदयपुर के राजा ने ही बनवाया था, याद रखना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एक ऐसी झील बताइएगा जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, या राजा उदयपुर के जो किंग रहे हैं, ठीक है ना, किंग ऑफ उदयपुर, तो हम कह सकते हैं राजस्थान पार्ट हो जाएगा, डेवर झील हो जाएगा, डेवर लेक हो जाएगा, या देवर झील हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम बात करें पंचभद्रा झील कैसी है? खारे पानी की झील है। और पंचभद्रा किस राज्य की है? खारे पानी की भूल जाना, लेकिन राज्य मत भूलना, राजस्थान की बात करता है, तो राजस्थान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत की मिट्टियों पर। भारत की मिट्टियां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रभाव जमाती हैं आपके एग्जाम में। याद रखिएगा भारत की मिट्टियों में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे काली मिट्टी का रंग काला कैसे है, काली मिट्टी कितना % है, जलोढ़ मिट्टी कितना % है, खादर बांगर क्या है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि इस मिट्टी में कौन सी खेती होती है, या काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय या अम्लीय होती है, चाय की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, और बरसीम किस मिट्टी में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी हम पूरी वीडियो में बहुत सारा पार्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियों का अगला चैप्टर। भारत की मिट्टियां अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर यहां तक आप वीडियो पर पहुंचे होंगे तो लगभग अगर 3000 बच्चों ने क्लिक किया होगा एक साथ में अगर वीडियो, तो उसमें से सीरियस बच्चे अभी भी यहां पर 1 घंटा के बाद भी यहां पर कितने देख रहे होंगे? लगभग 50 ही बच्चे देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वही बच्चे सेलेक्टेड बच्चे होंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा भारत में अगर मिट्टियों की बात करें तो भारत में उनके गुणों के आधार पर अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहा जाता है, ठीक है ना, ICAR भारत का कृषि अनुसंधान परिषद है। इन्होंने गुणों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर 8 प्रकार के मिट्टियों में बांटा है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में मिट्टियों के प्रकार कितने हैं, तो भारत में मिट्टियों के प्रकार 8 हैं। किसने दिया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं। तो क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ पर एक तैयार हो गया कि भारत में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। एनी डाउट? एनी डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आगे हम चलेंगे। हम लेंगे पहला भाग मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी। इसमें हम विशेष मिट्टियों को जानेंगे, केवल हम विशेष मिट्टियों से जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल हम पूरा डिटेल जान लेंगे, यानी आगे आने वाले 10 मिनट तक हम मिट्टियों को पढ़ेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि से क्वेश्चंस एग्जाम में भारत में बहुत रखे जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये बता दो कि भारत में जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। पहला क्वेश्चन, केवल स्टार बनाकर जो मैं बोलता जाऊं वही लिखना, ये पूरी व्याख्या मत लिखना। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा किसका % है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और इसको हम उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। उर्वरक मिट्टी, क्लियर है, उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। तो यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है मिट्टी, वही जलोढ़ मिट्टी है। नदियों के द्वारा बाहित और निक्षेपित अवसाद के द्वारा यह मिट्टी बनी होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए यह इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे अपने नोट्स में लिखना है, जलोढ़ लिख लेना है। जलोढ़ मिट्टी को ऐसे 3 डैश कर देना है। एक लिखना है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, और चौथा है कछारी मिट्टी। ये 4 पॉइंट आपको ऐसे लिख लेने हैं नोट्स में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रकार। अब देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना,
जलोढ़ मिट्टी का, यही वाला जो पार्ट होता है उत्तर भारत का पार्ट होता है, जो यहाँ पर उत्तर भारत का जो पार्ट होता है नदियों के द्वारा है। यहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। तो जितना भी ये वाला नीला नीला पार्ट दिख रहा है नॉर्मल वाला, यही क्या है, जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक है खादर मिट्टी, एक है बांगर। खादर मिट्टी वो है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी जो नदियाँ नई जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती हैं अपने साथ, वही है दोस्तों खादर। और बांगर मिट्टी को कहा जाता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में कहता है कि खादर मिट्टी कैसी होती है, तो पुरानी होती है क्या या नवीन। तो नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। एक अगर मैं बता दूं ट्रिक से तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो बांगर का मतलब बा से आप याद रखिएगा, बा से बासी, और बासी रोटियां रात में कैसी हो जाती हैं, सुबह तक हो जाती हैं, प्राचीन हो जाती हैं, यानी पुरानी हो जाती हैं। अब याद हो गया ना, यानी बांगर, बासी और पुरानी। अब एक बचेगा हमारा खादर, वो तो नया हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करें दोस्तों, इसको हम बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी पश्चिम में अधिक बलुई है, जबकि गंगा में मैदान में, ब्रह्मपुत्र घाटी में यहाँ पर क्या है, इसकी क्ले की मात्रा ज़्यादा है। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कहता है कि ये बताओ कि भारत के कितने परसेंट पर जलोढ़ मिट्टी है। तो 40%, पूरी भूमि का 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का है। तो स्टार बनाकर इसको भी लिख लेना है कि 40% हिस्सा किसका है, जलोढ़ मिट्टी का है। आगे हम बात करेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें, अच्छा जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी में होगा गेहूं होगा सबसे अच्छा, धान होगा बढ़िया वाला, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होगा, आलू होगा, मक्का होगा, गन्ना होगा। ज़्यादातर फसलें जलोढ़ मिट्टी में हो ही जाती हैं। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, तो ये लिख लो पहले, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट, या मैं जी लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग होता है काला। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी के द्वारा, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है भारत में ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है, काली मिट्टी कहलाती है। दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते हैं काली मिट्टी के लिए। अब याद रखिएगा, काली मिट्टी का सबसे अधिक, यही पूछा जाएगा, इतनी व्याख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र पूछा जाता है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी से दो फैक्ट आपको बताए हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। काली मिट्टी रंग कैसे है काला, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग है इसका। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार काली मिट्टी 28% इसका अपना हिस्सा रखती है, जबकि 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी रखती है। काली मिट्टी की प्रकृति जो है चिकनी और चिपचिपी हो जाती है बहुत जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या है और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होती है, इसलिए इसका नाम कपासी मिट्टी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी से होती है, तो इसलिए इसको ज्वालामुखी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी का एक नाम और है चरनोजम मिट्टी, ये भी लिख लीजिएगा। चरनोजम मिट्टी भी काली मिट्टी का नाम है। कपासी मिट्टी काली मिट्टी का नाम है क्योंकि कपास होती है। ज्वालामुखी मिट्टी ज्वालामुखी कपासी मिट्टी यानी काली मिट्टी का ही नाम है क्योंकि यह ज्वालामुखी से ही इसका उद्गार हुआ है। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी अरावली क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी के मैदान में। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है, लाल मिट्टी ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे। और काली मिट्टी का जो क्षेत्र हमने ऊपर दिखाया, ये वाला जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, ये जितना काला काला है यानी थोड़ा थोड़ा काला आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों क्या है, ये काली मिट्टी ही है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट, तो ये काली मिट्टी का है, ये जलोढ़ मिट्टी का है। और ये वाला हम पढ़ने वाले हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। अगली मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठार। याद नहीं करना है, फिलहाल बताना मेरा काम है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें बताऊंगा स्टार बना के क्या याद करनी है। भारत में लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल में है, ये याद करना है, स्टार बना के लिख लेना है कि लेटराइट मिट्टी ईंट जैसी मिट्टी होती है जो एक कड़ी मिट्टी होती है। क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे कड़ी मिट्टी लेटराइट मिट्टी, निर्माण ईंट जैसे पदार्थों से, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, केरल में है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस मिट्टी में क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। निर्माण कैसे होता है, उष्ण कटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण चूना और रेत के कण बह जाते हैं तथा लौह के ऑक्साइड एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है।
याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये लाल लाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये लाल लाल दिख रहा है, ये वाला लाल लाल दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा पार्ट है, ये दोस्तों क्या है, लेटराइट पार्ट है, ठीक है ना। तो भारत में अगर क्वेश्चन एक ही आता है कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी खेती होती है, तो लेटराइट मिट्टी में आपकी चाय की खेती होती है। ये वाला इलाका, असम वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है बहुत बढ़िया वाली, याद रखिएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है कि लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी ही उपयुक्त है। आगे हम बात करेंगे शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों, तो याद रखना है कि यह राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा के क्षेत्र में है। इसका गठन बलुई मिट्टी की बात करता है, यानी बलुई मिट्टी है क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, बारिश होती ही नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है ये चीज़ें। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी में लोहा फास्फोरस की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, और किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। हम याद रखते हैं आपको कि भाई जम्मू कश्मीर का जो ये राजस्थान का जो इलाका है, इसमें आपका शुष्क वाला जो क्षेत्र है वो ज्वार बाजरा के लिए, मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और आसानी से इन फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी दोस्तों क्या है, लवणीय मिट्टी के वितरण क्षेत्र। लवणीय मिट्टी गुजरात, पूर्वी तट और सुंदरबन वाले डेल्टा के क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है। लवणीय मिट्टी की बात करें तो समुद्र तटीय इलाकों में उच्च ज्वार के समय समुद्र के खारी जल की भूमि पर फैल जाने से यह मिट्टी बनती है। प्रकृति की बात करें तो बलुई और दोमट मिट्टी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक अगर फिगर ले लेते हैं, फिगर में आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर कहीं फिगर मिल जाए मुझे, ये वाला लवणीय मिट्टी की बात करता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो जो पार्ट है आपका, देखा जाए जो इलाका है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जो इलाका है यहाँ पर क्या है, लवणीय मिट्टी होती है। याद रखना है कि इसमें जो है नमक का उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है और आसानी से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लवणीय मिट्टी में, लवणीय मिट्टी का जो मैंने पार्ट अभी बताया है सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल का है, क्वेश्चन ये आता है कि लवणीय मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं। अब अगर लवणीय मिट्टी होगी तो ये नमक की बात करेगा, है ना, और इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, स्टिक की बात तो होगी नहीं। अगर देखा जाए तो बरसीम होती है सबसे ज़्यादा। मैंने यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर मिट्टी पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सी खेती होती है। चाय के लिए लेटराइट है, कपास के लिए काली है, धान गन्ना के लिए आपकी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। और आप याद रखिएगा इसमें धान भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बरसीम ही होगी। अब काली मिट्टी में क्या केवल कपास होगा, नहीं ना, काली मिट्टी में कपास भी होगा, गन्ना भी होगा, आलू भी होगा। सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा लवणीय में बरसीम होगा, सबसे ज़्यादा काली में कपास होगा। अमरूद भी होता है, आंवला भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अमरूद क्या अपने यहाँ नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्या पश्चिम बंगाल में ही होता है, नहीं ना। पीटमय मिट्टी, पीटमय मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाल कलर से लिखा है। सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पीटमय मिट्टी पाई जाती है और दलदली क्षेत्र में यह काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि अगर भारत का क्षेत्र देखा जाए तो ये दलदली इलाका है, ठीक है ना, पानी का इलाका, तटीय इलाका है। 40 से 50% तक ह्यूमस रहता है। अम्लीय ह्यूमिसिक जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एसिडिटिक होती है, वो सारी मात्रा इसमें होती है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा अम्लीय होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इस मिट्टी को यानी पीट में मिट्टी को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसकी मात्रा क्षारीय भी होती है। गाढ़ा और काला रंग होता है इसका, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काली मिट्टी को लगा दें। आगे हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को हम आपको बता देना चाहते हैं कि पर्वतीय मिट्टी दोस्तों कौन सी है। पर्वतीय मिट्टी दोस्तों आपके हिमालय की क्षेत्र की बात, ये आपका ग्रीन कलर वाला ये पर्वतीय मिट्टी है, ये वाला मिट्टी है पर्वतीय, है ना, ये पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। यही वाला केवल इलाका भारत का पर्वतीय मिट्टी यानी वन की पर्वतीय मिट्टी होती है। पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर आपके वितरण क्षेत्र में मिलती है। घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व या ह्यूमस की अधिकता होती है, पहला पॉइंट जबरदस्त है। लेकिन पहाड़ी ढलानों पर ह्यूमस कम हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। यह नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है, यानी हमारा हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला कहलाता है। अरावली हमारा प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसे नई मिट्टी भी कहा जाता है। प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है यहाँ पर एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। कौन सी खेती हो जाती है, आप देखते होंगे जम्मू एंड कश्मीर में ये आपकी जो मिट्टी होती है ये होती है पर्वतीय मिट्टी, और जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे कि सेब ज़्यादा होता है।
ऐसे ही पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय की मात्रा, कहवा की मात्रा आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बागवानी फसलों के लिए भी उपयुक्त होती है यह पर्वतीय मिट्टी। आगे हम बात करेंगे, पूरे संक्षेप को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मिट्टी नहीं समझ में आई ऊपर, तो अब समझ में आ जाएगी कि जितना पढ़ाया है वो वन लाइनर में किस किस तरीके से पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये बताओ कि जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट है, 40% है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है, खादर और बांगर मिट्टी। नई मिट्टी खादर है, पुरानी मिट्टी बांगर है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी किस तरीके की मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहाकर, अवसादों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने परसेंट है, 40% है, हो गया है। काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित मिट्टियों में किनकी जलधारण क्षमता यानी जल को धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो है ब्लैक सॉइल यानी चरनोजम मिट्टी, यानी रेगुर मिट्टी, यानी काली मिट्टी, यानी कपासी मिट्टी, यानी कनहार मिट्टी, यानी ज्वालामुखी मिट्टी। कितने नाम है यार, है ना। तो बहुत अच्छी ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में गर्मी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी इसका अन्य नाम है, यह भी बात याद रखना है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार काली मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं। काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बता चुका हूं। और कपास के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पठार में आपको काली मिट्टी याद रखना है कि कौन कौन से पठार में काली मिट्टी है, कौन कौन से क्षेत्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें भी काली मिट्टी है, और गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे, दक्कन का पठार हमने देख लिया। हम आप बात करते हैं यहाँ पर लेटराइट पर। लेटराइट ईंट बनाने की मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटराइट चाय वाली मिट्टी है, पहला पॉइंट, लेटराइट चाय वाली मिट्टी है। लेटराइट ईंट वाली मिट्टी है, ईंट के बनाने में सबसे ज्यादा लेटराइट का प्रयोग होता है। अब यार ये कह दो कि हमारे यहाँ ईंट नहीं बनती क्या, हमारे यहाँ भी भट्टे लगे होते हैं, आपके यहाँ भी भट्टे लगे होते हैं, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि लेटराइट से ही। लेकिन अगर देखा जाए कि ईंट किससे बनेगी सबसे अच्छी, तो लेटराइट से ही बनेगी। हम लोग तो बना लेते हैं। अगर देखा जाए कि काली मिट्टी में क्या होगा सबसे ज्यादा, कपास, क्या यहां नहीं होगा, यहां भी होगा कपास, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, अच्छा कपास पैदावार कहां होगा, काली मिट्टी में ही होगा। पैदा तो आप यहां भी कर सकते हो, सेव का उत्पादन भी कर सकते हो, लेकिन वैसा एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए, यानी देना चाहिए। जो टेम्परेचर सेव के लिए चाहिए वो टेम्परेचर देना पड़ेगा। धान यहां भी होती है, धान पश्चिम बंगाल में भी होती है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान होती है, लेकिन यहां भी होती है। मेरी बात समझ रहे ना। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो लेटराइट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। लेटराइट मिट्टी, ये देखिएगा इस कलर में अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है केरल का क्षेत्र है। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बात करें मिट्टियां और उनके बनने की क्रियाविधि। मिट्टियां किस तरीके से बनती हैं, मिट्टियां भारत में कितनी हैं। मिट्टियां भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, यह बात दिमाग में फीड कर लेना है। जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, या सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस तरीके से बनती है, नदियों के द्वारा बनती है। बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बनती है दोस्तों, वो है जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, नदियों के द्वारा बनती है। यह बात दिमाग में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का निर्माण जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से क्या निकलेगा, लावा। बेसाल्ट या लावा के अपक्षरण के कारण से होती है, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण होगा वो लावा के द्वारा ही होगा। लाल पीली मिट्टी का निर्माण, लाल पीली मिट्टी का निर्माण दोस्तों कैसे होगा, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से। लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से लाल मिट्टी बनेगा, यानी लाल और पीली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी दोस्तों बनेगी चूना और रेत के निक्षालन से। जैसे जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षालन से, अवसादों के निक्षालन से, ऐसे ही लेटराइट मिट्टी चूना और रेत के कारण। वन की मिट्टी दोस्तों कैसे बनती है, वन की मिट्टी बनती है पर्वत के अपरदन और वनस्पतियों के अवशेषों से। जो वनस्पतियां आपकी जो पेड़ टूट कर गिर जाते हैं और फिर क्या होता है, वो काफ़ी सालों तक जमीन के अंदर बने रहते हैं अवशेषों के द्वारा, है ना। तो सिंपल सी बात है। मरुस्थलीय मिट्टी व्यापक अपरदन से, अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी को बहाकर या काटकर नदियां या पहाड़ ले जाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है जो लास्ट में तीसरे स्टेज पर हम मिट्टियों को पढ़ रहे हैं कि मिट्टी में
बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या होता है, जो 7 से 8 पॉइंट हम जान लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने ऊपर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मिट्टी है जिसमें क्या होती है, गहन खेती होती है, हर तरीके की फसल हो सकती है। काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में दोस्तों कपासी मिट्टी होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी में दोस्तों धान होती है, इस चीज़ को याद रखना है। बनी मिट्टी में दोस्तों काफ़ी और काजू होते हैं, मसाले होते हैं। मरुस्थली मिट्टी में ज्वार बाजरा मोटे अनाज, राजस्थान का भाग। और लवड़ी मिट्टी में दोस्तों बरसीम होता है, आंवला अमरूद, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तटीय इलाका, हमने आप सभी को बताया, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखें। क्लियर है? तो दोस्तों पूरी तरीके से हमने, अगर आपने सही तरीके से इस वीडियो को वॉच किया होगा तो मैं ये नहीं समझता किसी लूसेंट या किसी भी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर ज्योग्राफी का पार्ट आप पढ़ रहे हो तो यहां से आपका ज्योग्राफी का पार्ट बाहर नहीं निकलने वाला। हम ये भी उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आगे आने वाले समय में नीचे आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे आपको ऐसी लिंक दे दूंगा जिससे आप पॉलिटी, आने वाले समय में हम पॉलिटी कल परसों में तैयार करेंगे। पूरी तरीके से पॉलिटी को एक ही वीडियो में मिल जाएगा, पूरी तरीके से हिस्ट्री को, पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को, पूरी तरीके से साइंस को एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। सारी चीज़ें एक वीडियो में अगर मिल जाएंगी तो ये बताइए मुझे मेरे लाल कि आप किस तरीके से एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म राष्ट्र हित में शिक्षा देता है, देता रहेगा, देता था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हर बहन हर भाई मेरी मेहनत को साकार करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में बनाने में। और हम ये भी उम्मीद आपसे रखते हैं कि कोई भी बच्चा एक एक पॉइंट को मिस नहीं करेगा अपने एग्जाम में। हमने ऐसे ऐसे पॉइंट को बताया है जो पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते प्रश्न हैं। क्यों लिया है? रीजन ये है कि अगर आप छोटे भी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो इन एग्जाम्स के पॉइंट को पढ़ के जाइएगा। पता नहीं कौन सा एग्जाम के फैक्ट से पूछ दिया जाए और फिर आप सर कहो कि भाई पेपर में पूछा गया, सर ने नहीं पढ़ाया। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो अच्छे से करिएगा, और वरना पढ़ना बेकार है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हर बच्चा हर स्टूडेंट जानता है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जितने स्टूडेंट हैं, नए हैं पुराने हैं, हर बहन हर भाई हर शेर हर शेरनी को जय हिंद। बस इतना कहना चाहेंगे कि वीडियो को फैला देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर मन हो सब्सक्राइब या लाइक की, क्योंकि बहुत मेहनत करी है, इसका परिणाम मुझे चाहिए और परिणाम आपके सिलेक्शन से देखूंगा। बहुत मेहनत करी है दोस्तों, एक एक स्लाइड को लगाने में, एक एक पॉइंट को लिखने में, नोट करने में किस तरीके की मेहनत लगती है दोस्तों, ये बात आप दिमाग में रखते ही होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से नोट डाउन किया होगा और अच्छी तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन किया होगा। यदि आप बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाकर अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4 से 5 घंटे का पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत इनफ है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। यह मैं बात बार बार कहूंगा क्योंकि वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चे उस वीडियो में, वहां पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं, वहां पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हजारों बहनें, हजारों भाई, जितने भी बच्चे हैं वहां पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं पूरी तरीके से आपको यहां पर मिलेंगे। गुरुजी वर्ल्ड धीरज द्विवेदी, राष्ट्र हित में शिक्षा, एक एक नोट्स मेंटेन करना है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के साथ। याद रखिएगा, कोई भी बच्चा करंट अफेयर से लेकर पीडीएफ से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है, इसलिए हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए। आप सभी याद रखें कि अगर सिलेक्शन के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी हम करेंगे, 50% हम करेंगे, 50% आप करेंगे, तो एग्जाम के लिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ब्रेक ना हो जाए। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यहां तक आईएएस पीसीएस एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए किसी कोचिंग संस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। तो छोटे एग्जाम जो आप देने जा रहे हो, इनकी कोचिंग के लिए क्या आवश्यकता है, नीड क्या है, समझिए। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करिएगा, मुझसे भी ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो, ठीक है। किताबों को अपना दोस्त बनाइएगा, किताबों को थोड़ा सा अपने पास रखिएगा, क्योंकि हर चीज आपको यूट्यूब से नहीं मिल सकती, इसलिए किताबों को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस पेपर भी लगाइएगा। हम ये नहीं कहते आप 10 घंटे पढ़ाई करिएगा, हम ये कहते हैं 4 घंटे करिएगा, लेकिन बेहतर करिएगा। 4 घंटे आपके लिए इनफ है।
2 घंटे सुबह कर लो, 2 घंटे शाम को कर लो, लेकिन एक रणनीति के साथ, ना कोई मोबाइल डिस्टर्ब करे, ना ही कोई चीज़ डिस्टर्ब करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं दोस्तों। इतना हमने आपके लास्ट में समय जरूर लिया है। बस आपको ये बताने के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिससे सारे मुद्दे आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम आपको नीचे लिंक में दिया गया है। ये अपना फीडबैक जरूर हमें दें कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है और कितना देर तक इसको याद रखेंगे। क्या आप नोट्स बनाकर नोट्स रख देंगे या फिर अपने नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मस्त रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहेगा। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा।